भारतीय संविधान की श्रृंखला के तहत हम सब लोग आज उपराष्ट्रपति के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा सबका भारतीय संविधान राष्ट्रपति टॉपिक जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में हैं, आप देख लेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम सब लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति क्या है, उसकी भूमिका क्या है, कैसे कार्य करता है, उसका चुनाव कैसे होता है, फिर उसकी योग्यताएं क्या हैं, कार्यकाल, शपथ आदि से संबंधित सारे जो भी प्रावधान हैं वो यहाँ पर हम सब लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। ये आप जानते हैं, अमेरिका से लिया गया है मतलब कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति पद की परिकल्पना है वो अमेरिकन संविधान से ली गई है। तो उपराष्ट्रपति पढ़ाने से पहले मैंने आज एक सोचा है कि मैं सबसे पहले आपको उससे संबंधित सारे अनुच्छेद एक साथ बता दूं, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पढ़ाता हूं तो फिर अनुच्छेद का उल्लंघन होता है, क्योंकि जैसे योग्यता आपको पहले बतानी, उसके बाद निर्वाचन बताना है। तो वहाँ पर होता क्या है कि अनुच्छेद से बंधने से पूरे टॉपिक की व्याख्या नहीं हो पाती है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो अनुच्छेद को एक जगह पर रख दिया जाए या अनुच्छेद को एक जगह पे आप लिख लें। तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि आप पेन कापी उठाएंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनको सरल भाषा में लिख लेंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है और मैं बताता हुआ अभी आपको चलूँगा। उसके बाद फिर हम व्याख्या कर देंगे राष्ट्रपति के। तो उससे आपका क्या होगा कि दोनों तत्व समझ में भी आ जाएंगे और आप उनको जोड़ लेना। देखिए, होता क्या है, जैसे एक दिवसीय एग्ज़ाम में या कुछ एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे अनुच्छेद पूछ लेता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ वनडे परीक्षा का, उसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है, या राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आती है। तो देखिए, आर्टिकल या अनुच्छेद भी आपको देखते ही चलने हैं। जैसे हम सब जब शुरुआती तैयारी करते थे तो बेयर एक्ट अलग से पढ़ते थे और किताब को अलग से लेकर के चलते थे, लेकिन अब जो किताबें छप के आती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। उनमें संविधान के सारे अनुच्छेद भी क्रमबद्ध तरीके से दिए रहते हैं और व्याख्यात्मकता भी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हो सकते हैं 63 से लेकर के और 71 तक अगर हम सब देखेंगे तो ये अनुच्छेद कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, यानी इनका संबंध उपराष्ट्रपति से है। अब जैसे देखिए, एक अनुच्छेद है 63। तो 63 तो सिंपल है, साधारण सा बताता है। क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी ये उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आपने अनुच्छेद 52 पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो सिंपल है बिल्कुल एकदम, यानी यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। उसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अगर आपने उपराष्ट्रपति को थोड़ा बहुत भी जाना है या पढ़ा है तो आप जानते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति। यहाँ पर पदेन शब्द का मतलब होता है पद से ही। देखिए, पदेन शब्द अगर कहीं पर मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि वो पद फिक्स है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, तो पद से ही मतलब कि जैसे जो भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। अब जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। इस पर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, व्याख्यात्मकता अगर जाएंगे तो 64 और 65 मिल करके जब पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के कार्य आते हैं, दोनों को मिलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पहले आप अनुच्छेद नोट कर लीजिए। यानी कि देखिए, एक पॉइंट भी है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है। अब एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी 65 सरल भाषा में ये बताता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक रिक्ति में, आकस्मिक रिक्ति का मतलब समझ पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर पूरे अनुच्छेद को ध्यान से देखिए। उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी 65 ये बताता है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके कार्य का या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा।
एक लाइन में एकदम सरल समझें तो यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित रहता है तो उसका काम उपराष्ट्रपति करेगा। ये 65 बताता है। अभी इसकी हम सब व्याख्या करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पे पहले आप अनुच्छेद देख लीजिए एक लाइन से। तो 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 बता रहा है कि उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उसके कार्यों को करेगा। 66 बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारी बातें हैं कि मतलब उसका चुनाव कैसे होगा, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे और उसके पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और उस पर क्या क्या प्रतिबंध है, ये सारी बातें 66 बताता है। तो 66 में ये अनुच्छेद पूछा गया है पहले एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है। 66 में आता है। आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि उसका कितना कार्यकाल होगा, कैसे होगा, उस पर हम आगे विस्तार करेंगे। तो 67 में क्या है, कार्यकाल है। देखिए यहाँ हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कार्यकाल कैसे होगा, पहले आप अनुच्छेद जान लीजिए। तो जो 67 है वो क्या बता रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 68 क्या बताता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, देखिए आप लिख लेना लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति यानी पद का खाली होना या पद रिक्ति की स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी अनुच्छेद 68 सरल भाषा में ये बताता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है, तो सॉरी उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है। अनुच्छेद 68 क्या बताता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उसका काम कौन करेगा और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है या किसी भी कारण से तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा। तो ये प्रावधान यहाँ पर क्या होगा हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 68 सरल भाषा में ये बताता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्य कौन करेगा और उसका पद जब रिक्त होगा तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, ये अनुच्छेद 68 बताता है। हम आगे अभी इसकी व्याख्या एक एक पॉइंट में कर देंगे। अनुच्छेद आप पहले ही लिख लेंगे और बाद में इनको लिंक कर लेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। यानी आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है तो आप क्या बता देंगे, 69 में है। यानी उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है, तो शपथ आप ध्यान रखेंगे। और 70 जो है वो एक अनुच्छेद है, वो बताता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी ये भी एक प्रकार से उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर आकस्मिक रिक्ति और अनुपस्थिति की बात थी और यहाँ पर है अन्य आकस्मिकताओं। यानी अगर कोई और आकस्मिक परिस्थिति बन जाए जिसमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन की बात आती है तो वो भी उपराष्ट्रपति करेगा। ये 70 में कहा गया है। यानी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 71 आपको मैं पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहां पर देखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। ये अनुच्छेद 71 बताता है। तो फिर से आप समझिए, अनुच्छेद 63 से लेकर के और 71 तक ये कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद आप एक बार देख लीजिए। मैं फिर से एक बार संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर या उसकी अनुपस्थिति होने पर उसके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में उपराष्ट्रपति के दायित्व को बताता है, या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। 66 में उसका निर्वाचन आता है, कैसे चुनाव होगा। 67 में उसका कार्यकाल की व्याख्या की गई है। 68 में उसका अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका काम कौन करेगा और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में होगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। इसके बाद 69 में उसकी शपथ है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। और 71 में मैंने बताया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो वो कहाँ पर सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ, तो इस अनुच्छेद को मैं यहाँ पे शामिल नहीं करूँगा, या इसकी व्याख्या पहले से है।
अब हम ये जान गए हैं, अब इसके बाद हम सब उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें व्याख्यात्मक पढ़ लेंगे। अनुच्छेद आप पहले ही नोट कर लेंगे या बाद में कोरिलेट कर लेंगे। अब भारत में अगर हम विचार करेंगे तो देखिए, उपराष्ट्रपति का पद संसदीय परंपरा से मेल नहीं खाता है। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि वो, देखिए अगर हम देखेंगे तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो वरीयता क्रम में तो उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन संसदीय परंपरा में एक तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, तो उपराष्ट्रपति की कोई स्थिति नहीं है। ये बड़ा विचित्र पद है भारतीय परिस्थितियों में। भारतीय लोग इंग्लैंड की संसदीय परंपरा से प्रभावित थे, संविधान सभा के सदस्य संसदीय परंपरा से प्रभावित थे, लेकिन वो अध्यक्षीय परंपरा से भी कुछ लेना चाहते थे। तो उपराष्ट्रपति का पद भारत में लिया गया है। ये पद एक विचित्र पद है, क्योंकि उसका अपने पद से संबंधित कोई कार्य नहीं है, दायित्व तो नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसको आप ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई कार्य या दायित्व तो है ही नहीं। वो दो प्रकार की स्थितियों में कार्य करता है। वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करता है, और विरल परिस्थिति कभी कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ ये जो परंपरा है ये थोड़ी सी विचित्र है, लेकिन फिर भी ये पद हमारे यहाँ लिया गया है। तो अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब अनुच्छेद एक है 66। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अनुच्छेद मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकन संविधान से लिया गया है, और जैसा मैंने बताया कि संसदीय परंपरा में ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि विचित्र पद है, विचित्र स्थिति है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके निर्वाचन को समझेंगे, और आप जानते हैं कि निर्वाचन को समझने के लिए हमें निर्वाचक मंडल को समझना होता है। जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, तो वहाँ पे जाना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। यहाँ हम क्या जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं लिख रहा हूँ। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो होता है संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। अगर एक लाइन में पढ़ा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं संसद के सभी सदस्य। अब फिर बात वही यहाँ पर आई कि संसद के सभी सदस्य, यानी संसद में संसद के सभी सदस्य न कह करके आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य। लेकिन देखिए, ये जो लिखा गया है सभी सदस्य, अपने आप में ये हो सकता है कि आपको पूरी व्याख्या न कर पाए, तो उसको मैं पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए इतना पर्याप्त है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका मतलब यहाँ पर है दोनों सदन, मतलब एक सदन कौन सा है आपका? लोकसभा, जो कि निम्न सदन है, और दूसरा सदन कौन है? राज्यसभा, जो कि उच्च सदन है। तो संसद के दोनों सदन में ये शब्द आ गया, और सभी सदस्य का यहाँ पर मतलब है कि निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। यानी अगर हम एंग्लो इंडियन सदस्यों के प्रावधान को शामिल मान लें, हालांकि एंग्लो इंडियन सदस्य जो दो होते थे उनका हाल ही में जो संशोधन हुआ है अनुच्छेद 334 में, उनके मनोनयन के 10 साल का जो मनोनयन का कार्य 2020 में जो 10 साल की सीमा समाप्त हो रही थी उनके मनोनयन की, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी यदि हम मान लेते हैं कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को लेकर के कितनी सदस्य संख्या है? 545। तो लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा में 245 वर्तमान सदस्य संख्या है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। तो टोटल, यानी कि अगर हम देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में जो चुनाव पिछले उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें निर्वाचक मंडल में टोटल 790 सदस्य योग्य थे। अब उस समय कौन सा पद खाली था?
या कोई पद पे नहीं था वो अलग बात है, या किसी ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया वो अलग मामला है। तो देखिए सबसे पहले सरल भाषा में आपको मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या इसको आप कह सकते हैं लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से इसके चुनाव की तुलना कर लीजिए निर्वाचक मंडल में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं, जबकि इसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और एक अंतर और है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं को हिस्सा नहीं दिया गया है, यानी यही इसका निर्वाचक मंडल है। यानी कि कभी भी आपको पूछे एग्जाम में तो आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। इसमें विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब इसके बारे में बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में व्याख्या की थी कि उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई कार्य दायित्व तो नहीं है, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करता है, और विरल परिस्थिति ही बनती है जब वो राष्ट्रपति का काम करता है, तो इसलिए विधानसभाओं को यहाँ पर हिस्सा नहीं दिया गया है। तो मेरी समझ से बात क्लियर हो गई होगी। यानी फिर से एक बार एक लाइन में सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। तो निर्वाचक मंडल मेरी समझ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप राष्ट्रपति का वीडियो देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक उसी विधि से होता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के समान है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक लाइन में आप जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये एक अंतर है राष्ट्रपति से जो आपको समझना है। अब उसके बाद इसका चुनाव ही हमें समझना है, तो बाकी चीज़ें समझ लीजिए। देखिए जमानत राशि जो मैंने पहले ही बताई थी, इसके चुनाव में भी कितनी है, 15,000 रुपये है। यानी अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। और यदि आप 1/6 वोट, कुल पड़े वैध मतों का 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये प्रावधान तो आप वैसे भी याद रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कुल पड़े वैध मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निकल रहा है, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई व्यक्ति दावेदारी प्रस्तुत करता है तो उसका जो दावेदारी है वो 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों द्वारा मतलब जो है अप्रूव होनी चाहिए। हालांकि देखिए प्रस्तावक का मतलब है प्रपोज करना, प्रपोज्ड, और अनुमोदक मतलब अप्रूव करना, अप्रूवल। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको भी उपराष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या उस प्रक्रिया में भाग लेना है तो उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और ये कहाँ से होने चाहिए, उसी निर्वाचक मंडल से। यानी किसी व्यक्ति को यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव कह लीजिए सरल भाषा में लड़ना है या उसमें प्रतिभाग करना है कठिन भाषा में, तो उसके नाम को 20 लोगों द्वारा या 20 निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रपोज्ड करना होगा और फिर 20 द्वारा उसको अप्रूव या अप्रूवल उसका होना चाहिए। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपने क्या देखा था कि प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी थी, वहाँ पर 50-50 थी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी है, 20-20 है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आप ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कितने प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, 20, अनुमोदक की जरूरत कितनी पड़ती है, 20, और ये कहाँ से होने चाहिए, उसी निर्वाचक मंडल से होने चाहिए। उसके बाद फिर आती है क्या, योग्यताएं। यानी योग्यताएं इसमें हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति कब योग्य माना जाएगा, या उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो एक चीज़ पहली वही है क्या, कि वो भारत का नागरिक हो। यहाँ पर बस एक अंतर आपको ध्यान में रखना है जो मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको बताया था। क्या अंतर है कि जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है, ध्यान रखना है आपको, वो भारत का नागरिक हो। तो हमारे यहाँ अमेरिका में जैसे क्या कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, भारत में ऐसा नहीं कहा गया है। तो यदि कहीं पर ऐसा कभी शब्द लगा हो यहाँ पे इस लाइन के साथ कि जन्म से भारत का नागरिक हो, तो आप उसको गलत ऑप्शन मानेंगे। जैसे कई बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है,
राज्यपाल के संदर्भ में दे दिया कि निम्न योग्यताओं में से कौन सा सत्य नहीं है, और वहाँ पे लिख दिया कि उसे जन्म से भारत का नागरिक हो। तो कई बार बहुत जो ढंग से नहीं पढ़े रहते हैं तो वहाँ गलती कर जाते हैं। तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी वो 35 साल का हो, सरल भाषा में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया था कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के तहत वो लाभ के पद पर ना हो, ये भी बताया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो राज्यसभा, लोकसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, और उसका पद उसी दिन से रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये भी एक शर्त होती है। तो आप यहाँ पर क्या क्या जान गए? उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि क्या है? 15,000 रुपये। जमानत राशि किस परिस्थिति में जब्त होती है, ये भी ध्यान रखना होता है। प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। अनुमोदक कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। और योग्यताएं कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ के पद पर न हो। अब देखिए, ये तो हो गई योग्यताएं। निर्हरताएं भी मैंने बता दी कि लाभ का पद ना हो, ये तो है ही है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो एक चीज़ बताई कि वो किसी सदन का सदस्य ना हो, यदि है तो उसी दिन से उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। और अब आता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन रीति जिसको कह सकते हैं, निर्वाचन प्रणाली जिसको आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नहीं बताऊँगा, वैसे ही होता है। अगर आपसे कभी पूछेगा तो इसका निर्वाचन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे ही। कैसे? एकल संक्रमणीय, या इसको एकल हस्तांतरणीय आप पढ़ लेना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये शब्द रहेगा, जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है, जिसमें वरीयता मत ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और आनुपातिक मत पद्धति शब्द प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए किसी व्यक्ति को, चूंकि पद की संख्या 1 है, तो 50% से ज़्यादा वोट पाने ही होंगे। तो जैसा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक वैसा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखना है आपको। यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक मत पद्धति। और कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष, और गुप्त मतदान द्वारा। गुप्त मतदान द्वारा। तो इतने शब्द प्रयोग किए गए हैं, जिनकी व्याख्या मैं आपको कर चुका हूं। एक लाइन में अगर कहा जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वही तरीका है जो तरीका राष्ट्रपति के निर्वाचन का है। यदि आपने यहाँ इसको नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो आप, जिसमें राष्ट्रपति समग्र विश्लेषण करके है, वहाँ पे जाना और उस वीडियो को देख लेना। वैसे भी यदि आप विषय पढ़ रहे हैं तो क्रम से पढ़िए, ज़्यादा आनंद आएगा आपको। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जानने के बाद हम उसका कार्यकाल जान लेते हैं, यानी पदावधि जान लेते हैं कि वो कितने दिन तक अपने पद पर रहेगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद अब उसका हम कार्यकाल या पदावधि को जानते हैं। तो पदावधि में देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ें वही पुरानी आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए और उसको दिमाग में रखिए। तो पदावधि अगर कभी भी किसी भी पद की आए तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति पद ग्रहण करता है तो उसका कार्यकाल पद ग्रहण से माना जाता है। तो जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष, तो आप बता देंगे 5 वर्ष। लेकिन जब बेहतर तरीके से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे इस तरह के ऑप्शन होंगे कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, पद ग्रहण से 5 वर्ष, चुने जाने से 5 वर्ष, इस तरह से करके आता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, पद ग्रहण से 5 वर्ष। यही राष्ट्रपति के बारे में भी कहा गया है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। और एक परिस्थिति मैंने आपको बताई थी कि यदि उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आ पाता है तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा भी अपने पद पर बना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, पदावधि क्या होगी, पद ग्रहण से 5 वर्ष होगी। यदि उसका उत्तराधिकारी समय से निर्वाचित नहीं हो पाता है तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा भी अपने पद पर बना रहेगा। इस स्थिति को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जहाँ पे पदावधि होती है वहीं पर होती है पद रिक्ति, यानी कि कैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, कैसे खाली हो सकता है। तो देखिए इसकी कई स्थितियाँ हैं। एक चीज़ यहाँ पर बताई गई, एक है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आप बता देंगे राष्ट्रपति को देता है। ये बात आपको पहले से पता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परस्पर एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के पद पर जो पद त्याग होता है या पद रिक्ति जो होती है, उसमें सबसे पहला तरीका है कि वो 5 वर्ष से पहले
5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले कभी भी अपने त्यागपत्र को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यानी यदि उसे कार्य नहीं करना है तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। तो कितने तरीके से पद रिक्ति हो सकती है? एक तो त्यागपत्र हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति इस 5 वर्ष के कार्यकाल में 5 वर्ष की पदावधि में अपना इस्तीफा कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरी स्थिति हो सकती है कि उसे हटा दिया जाए। तो हटाएगा कौन, इसको आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, पहली चीज़ आप समझ लीजिए। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा को अधिकृत किया गया है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को एक प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है और उस प्रस्ताव से लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है। ध्यान रखना है आपको। यानी कि उसको उसके पद से कौन हटा सकता है? तो आप क्या बता देंगे? राज्यसभा। यानी कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे संविधान का अतिक्रमण होता है तो उसको उसके पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। लेकिन इस कार्य से या राज्यसभा के इस प्रस्ताव से लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया में महाभियोग है, यहाँ पर महाभियोग नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। तो फिर क्या है? मैंने आपको बताया, ये आप दिमाग में अपने रखेंगे। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकती है? सबसे पहला राज्यसभा हटा सकती है। और एक चीज़ और इसमें जोड़ लेना, राज्यसभा ऐसा साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी उपस्थित जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव से लोकसभा का सहमत होना जरूरी है, आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है और कौन हटाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन अधिकृत है? राज्यसभा। साधारण बहुमत से हटा सकती है। और एक चीज़ और इसमें जोड़ लेना, लेकिन ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही आएगा। यानी अगर राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाना है तो इसकी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। यानी कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये बताना होगा या उसको सूचना देनी होगी। तो यहाँ महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उपराष्ट्रपति कभी भी अपने पद से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। उसकी मृत्यु से उसका पद खाली हो सकता है, या उसे हटा दिया जाए तब उसका पद खाली हो सकता है, या एक स्थिति ये बन सकती है कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। तो वो तो आप जानते हैं कि जब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो अपने पद से स्वतः हट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब उसका पद रिक्त होता है। तो यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न निकलेंगे। वो इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकती है? राज्यसभा। ऐसा प्रस्ताव कितने दिन पहले लाना होगा? 14 दिन पहले। कौन सा बहुमत जरूरी होगा? साधारण बहुमत। और इससे लोकसभा की संतुष्टि या सहमति जरूरी है। इसको ध्यान में आपको रखना है। और पद रिक्ति का एक तरीका और हो सकता है, उसको भी आप ऐड कर लेना। पद रिक्ति का एक तरीका ये हो सकता है जबकि उसका निर्वाचन ही अवैध घोषित कर दिया जाए। ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उसके निर्वाचन संबंधी विवाद मैंने बताया था कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो यदि वो किसी गलत तथ्य के द्वारा, गलत जानकारी दे करके या योग्यता ना होने के बावजूद वो पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो अगर ऐसा बाद में साबित होता है तो वो अपनी अयोग्यता के कारण अगर अपने पद से हटता है तो ये भी पद रिक्ति का एक तरीका है। यानी 5 टोटल तरीके हो सकते हैं जब उपराष्ट्रपति अपना पद खाली करेगा। एक जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, एक अपना त्यागपत्र दे दे, एक उसकी मृत्यु हो सकती है, या उसको हटा दिया जाए उसके पद से, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको पदच्युत कर दिया जाए, या फिर उसके खिलाफ जो है कोई ऐसा आरोप हो कि उसने गलत तरीके से मतलब चुनाव जीत लिया है। तो अगर निर्वाचन संबंधी अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तब भी वो अपने पद से हट जाएगा। तो ये तो कार्यकाल और उसकी पद रिक्ति है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, उसको यहाँ पे जोड़ लेना। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से किसी भी कारण से, देखिए यदि वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है तो उसका स्थान लेने के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। यदि ऐसा होता है कि 5 वर्ष पूरा हो गया है और नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन के आया है, यदि ऐसा होता है कि उसका 5 वर्ष पूरा हो गया है और नया उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आया है, तो वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा भी कैरी कर सकता है, आगे ले जा सकता है, या उसका जाएगा कार्यकाल। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है,
तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना चाहिए? तो एक पॉइंट यहाँ बहुत अच्छा है, आप याद रखेंगे। जैसे राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर उसको भर लेना होगा। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो नया चुनाव पूर्ण कार्यकाल के लिए होता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होता है। जैसे अमेरिका में एक व्यवस्था है कि यदि अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का उपराष्ट्रपति पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन जाता है। यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। तो देखो, राष्ट्रपति के लिए तो साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर उसे भर लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यानी कहा गया है कि यदि किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो जल्द ही या यथाशीघ्र जब भी संभव हो चुनाव कराए जाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में रखिए, नहीं फंस जाएंगे एग्जाम में। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कितने समय में उसको भर लेना चाहिए, तो कोई समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। ज़्यादातर अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप 6 माह ही मार देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में 6 माह की सीमा बताई गई है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में ये नहीं कहा गया है। ये कहा गया कि यदि किसी भी कारण से, जो 5 तरीके मैंने बताए, किसी भी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जल्द ही, शीघ्र ही, यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। और एक पॉइंट हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक इसमें दिमाग में ही रख लीजिए कि जो सिंगल पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि अगर उपराष्ट्रपति किसी भी कारण से अपना पद छोड़ता है, त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है, हटा दिया जाता है, तो नया राष्ट्रपति नया हो और या उपराष्ट्रपति हो, दोनों ध्यान रखना है। तो नया राष्ट्रपति या नया उपराष्ट्रपति दोनों 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करेंगे। मतलब बचे हुई अवधि के लिए यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों पे लागू होता है, कॉमन है। तो अंतर, एक ये अंतर है कि 6 माह की सीमा यहाँ पर नहीं है, और दूसरा चुनाव में अंतर हो रहा है। तो जहाँ जहाँ अंतर हो, अंतर भी करते चलिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में मूलभूत अंतर कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो कहा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे, और जो भी चुनाव होंगे वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होंगे। तो ये पदावधि, कार्यकाल, पद रिक्ति और इनसे संबंधित चीज़ें हैं। और मैंने बताया कि निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होते हैं तो वो कहाँ सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। तो ये आपका मामला क्लियर हो गया होगा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आगे हम सब उसकी शपथ देख लेते हैं। अनुच्छेद में पहले ही बता चुका हूँ आपको, जैसे अनुच्छेद 69 में उसकी शपथ का प्रावधान है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है भैया, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वहाँ पे जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ये शब्द लिखा रहता है। तो सीधा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ये शब्द हमेशा आप ध्यान रखना। सिंगल लाइन जैसे क्वेश्चन आप याद करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मतलब राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन जब आप ठीक से उसको देखेंगे तो वहाँ पे पूरी लाइन लिखी रहती है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो अपने पद की अपने पद के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं और संविधान के प्रति वो जो है शपथ लेता है, यानी संविधान की रक्षा का और अपने पद के कर्तव्य के प्रति शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। वेतन भत्ते में आपको ये नहीं बताऊंगा कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब आप देख लेना कि उसको वेतन मिलता है, वो पेंशन का भी हकदार होता है। बस इतना ध्यान रखना है, 2 चीज़ें यहाँ पर जोड़ लेना कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनका वेतन कहाँ से मिलता है। तो वहाँ पर एक शब्द लिखा रहेगा, भारत की संचित निधि से। तो चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों का वेतन किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो आप तथ्यात्मक पढ़ लेना। तो भारत की संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता है, 2 स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर जोड़ लेना आप सब, उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई कार्य दायित्व तो नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कथन स्टेटमेंट में। उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई कार्य या दायित्व नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा, उसको जो वेतन मिलता है, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का मिलता है। उसको अपने पद से संबंधित कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। उसके वेतन का जो प्रावधान है वो किस रूप में है? राज्यसभा के सभापति के रूप में है। तो दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है उसको, और उसका अपने पद से संबंधित कोई कर्तव्य या दायित्व तो नहीं होता है, जो उसका नाम है उससे संबंधित। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसका कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो वो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा तो उसको वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं, और इस अवधि में उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होगा। यानी दो चीज़ें यहाँ पर समझिए। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, और जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसको वो वेतन और भत्ते मिलते हैं जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं, यानी उसको फिर ये वेतन प्राप्त नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम सब उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, जब भी आप अनुच्छेद के रूप में देखेंगे तो अगर अनुच्छेद 64 और 65 को आप मिला करके पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ आपको पता चल जाएंगी। तो कार्य और शक्तियों में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या है? आप जानते हो कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो ये आपको पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, अमेरिका में भी यही प्रावधान है। वहाँ पर भी जो उपराष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहाँ के उच्च सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है। अंतर थोड़ा ध्यान रखना। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले, तो वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है वो पूर्ण अवधि के लिए कार्य कर देता है, यानी जब तक कि कार्यकाल रहेगा तब तक वो बना रहेगा। जैसे मान लेते हैं अमेरिका में किसी राष्ट्रपति का पद 1 साल में खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति 3 साल तक या 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का काम करेगा। यहाँ पे केवल 6 महीने कार्य कर सकता है। तो थोड़े अंतर भी हैं, लेकिन यहाँ पे समानता है। जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन का यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यहाँ पर उसका पद, अधिकार, दायित्व और वेतन लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। यानी कि जो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं वो उसको भी प्राप्त हैं। जैसे निर्णायक मत का अधिकार है, आगे पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये संदेह होता है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सा ऐसा सदन होता है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो भारत का राज्यसभा का सभापति है अर्थात कौन? उपराष्ट्रपति, तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो कई बार ये संदेह उठता है कि क्या वो निर्णायक वोट दे सकता है। निर्णायक वोट का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। निर्णायक वोट का मतलब होता है कि यदि किसी मुद्दे पर सदन में बराबर वोट पड़ जाए तो उस दिन जो पीठासीन होता है यानी अध्यक्ष या सभापति जो होता है वो निर्णायक वोट देता है। तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दी है कि वो क्या करता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उसको वही अधिकार या दायित्व या शक्तियाँ मिलती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अमेरिका में भी ये व्यवस्था है, वहाँ का उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य या अध्यक्ष होता है। और दूसरा उसका कार्य या शक्ति क्या है आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और इस समय उसको वही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जो कि राष्ट्रपति को लेकिन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कितने महीने तक अधिकतम राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? 6 माह तक। और अमेरिका में क्या है कि बचे हुए कार्यकाल की पूर्ण अवधि के लिए उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस नाते उसको वही अधिकार और शक्तियाँ मिलती हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष को मिलती हैं। वेतन भत्ते, साथ ही साथ अन्य दायित्व। कास्टिंग वोट भी देगा, निर्णायक मत भी देगा। राज्यसभा में यदि किसी मुद्दे पर बराबर वोट पड़ जाएंगे तो कास्टिंग वोट देगा, निर्णायक मत देगा। और वो रिक्तियों की स्थिति में या राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में यदि रिक्त होता है तो उस पर कार्य करेगा, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर करेगा, और इसकी अधिकतम अवधि 6 माह तक ही होगी, अधिकतम 6 माह होगी।
तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान हैं। एक बार फिर से देखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कार्यकाल क्या होगा, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल क्या होगा, जमानत राशि, प्रस्तावक, अनुमोदक, उसकी शपथ, उसके निर्वाचन से संबंधित विवाद, योग्यताएं, निर्हरताएं, अधिकार और शक्तियाँ, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित समस्त प्रावधान आपके सामने हैं।